नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अग्रल गुप्त आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवर्स कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी सिलेबस को अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे। हम जानेंगे कि गद्य, पद्य, संस्कृत और हिंदी व्याकरण इन सब में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, हमारा 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है जिसे आप एमसीक्यू कहते हैं। तो एमसीक्यू प्रश्न में पूछे जाते हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और व्याकरण। यानी कि हिंदी गद्य के विकास के बारे में हमको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, हमको बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ना है। और जिससे पढ़ना क्या, उसमें हिंदी गद्य के विकास में हमको शुक्ल युग और शूलयोत्तर युग पढ़ना है। यहाँ से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार पद्य के विकास की बात करें तो इसमें हम रीतकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद बनता है व्याकरण। तो आइए हम जानते हैं कि व्याकरण में क्या क्या आता है। तो हमारे इस पूरे हिंदी व्याकरण का सिलेबस रहा जिसमें हमें काव्यगत सौंदर्य तत्व के रूप में रस, छंद, अलंकार पढ़ना रहता है। अगर हम बात करें रस की, तो रस में हमें हास्य एवं करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण को पढ़ना रहता है। हास्य रस, जैसे हमको इसमें जानना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो इसी प्रकार से हमको हास्य रस और करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण याद करनी है। अलंकार में हमको अर्थालंकार पढ़ना है जिसमें हमको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों अलंकार पढ़ने हैं। छंद की अगर बात करें तो छंद में हमें सोरठा एवं रोला पढ़ना रहता है। और हिंदी व्याकरण में बात करें हम तो उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब पढ़ने रहते हैं। उपसर्ग में आता है अन, आ, अभि, अप, अनु, अधि, उप, सह, निर, अभि, परिशु इत्यादि। मतलब कि इतने प्रकार के उपसर्ग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग क्या होता है अगर बात करें तो उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। समास पढ़ना रहता है हमको। समास होते हैं अधिक 6 प्रकार के, लेकिन हमको केवल 3 नहीं 4 प्रकार के समास को पढ़ना है। द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय और बहुब्रीहि समास। आगे बात करें हम तद्भव एवं तत्सम। तद्भव और तत्सम की बात करते हैं। तद्भव मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, मतलब कि जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे आप सरल भाषा में जिसे बोल सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव। और जिन्हें बोलने में हमें कठिनाई उत्पन्न होती है उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे अगर खेत है तो हम बोलेंगे खेत, तो एक खेत हमारा रहेगा तद्भव शब्द। लेकिन इस खेत का अगर हम तत्सम रूप जानेंगे तो हो जाएगा क्षेत्र। पर्यायवाची शब्द आपको पता ही है, तो इसमें हमको पर्यायवाची पढ़ना है। आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमको संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तदयुष्यम, वाक्य का स्वरूप यानी वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर होता है वाच्य, वाच्य के परिवर्तन। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा है, तो वैसे यहाँ पे वाच्य होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और उसके बाद भाववाच्य। अगला पद परिचय। पद परिचय में विकारी एवं अभिकारी शब्द, यानी कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब पढ़ने हैं। अगर हम गद्य की बात करें तो गद्य में कुल 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 11 नंबर के, जिसमें से 5 नंबर का जीवन परिचय आता है और 6 नंबर में संदर्भ, व्याख्या और अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। तो अगर हम बात करें कि हमें गद्य में पढ़ना क्या है, मित्रता रामचंद्र शुक्ल, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, अजंता भगवत सरल उपाध्याय, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर, और आखिरी पानी में चंद्रा और
चांद पर आदमी पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती। तो गद्य में कुल 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इस गद्य में, तो आपको कम से कम 4 जीवन परिचय तो जरूर याद करना होगा। कितना? 4, क्योंकि अधिकतर पेपर में 3 जीवन परिचय आता है। तो यदि आप 4 याद कर लेते हैं तो आपको उसमें से एक ना एक जरूर मिल जाएगा और 100% मिल जाएगा। जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और भगवत शरण उपाध्याय, इन चारों जीवन परिचय को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आइए हम पद्य की बात करते हैं। अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य में भी वही सेम प्रक्रिया है। 11 नंबर के प्रश्न आते हैं और इसमें तो हमको कुल 13 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सूरदास का पद है, तुलसीदास धनुषभंग, वनपथ पर, रसखान दास रसखान, सवैया कवित्त, बिहारी लाल भक्तिनीत, रामनरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिली सरल गुप्त, भारत माता का मंदिरिया, महादेवी वर्मा हिमालय से, वर्षा सुंदरी के प्रति, सुमित्रा नंदन पंत, चोटी चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा या जवानी, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का है झांसी की रानी की समाधि पर। अगला है अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है या युवा जंगल, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, केदारनाथ सिंह नदी। तो हमें पद्यकोश में या फिर पद्य में कुल 13 पाठ पढ़ने हैं। अगर हम बात करें इसमें आता क्या है, तो इसमें भी सेम प्रक्रिया है। एक जीवन परिचय आएगा, उसमें से साथ साथ व्याख्या करने के लिए आएगा। तो ये भी कुल 11 नंबर का होता है। इसमें से अगर हम बात करें 13 का भी हमारे पास है, इनमें से हमको कम से कम 7 तो जरूर याद करने हैं। और 7 हैं कौन कौन से? सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, मैथिली सरल गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। अगर आप इन 7 जीवन परिचय को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके जीवन परिचय के 5 नंबर को कोई भी नहीं काट सकता है। आइए अब हम संस्कृत के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत में कुल मिलाकर 9 चैप्टर हैं, जिसमें वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणी सेतुकेतु संवादा, जीवन सूत्राणि, प्रबुद्धो ग्रामीणा, केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलासा। तो इनमें से कुल मिला के 14 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 नंबर का गद्यांश का अनुवाद करना होता है, 5 नंबर के श्लोक का अनुवाद करना होता रहता है, और 2 नंबर का एक श्लोक आता है और 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अधिकतर जो श्लोक और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वे चंद्रशेखर आज़ाद और वीर वीरेण पूज्यते नामक दोनों पाठ से आते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपने आगे के सिलेबस के बारे में। हमें पढ़ना रहता है इसमें एक खंड काव्य। जैसे आप लोग जिस ज़िले से आते होंगे उस ज़िले में एक खंड काव्य चलता है। जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करें मुक्तिदूत की, तो मुक्तिदूत आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर के इन ज़िलों में आता है। अगला है ज्योति जवाहर, कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, रामपुर, गोंडा, कानपुर देहात, बलरामपुर, सोनभद्र। अग्रपूजा, प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा,
मऊ कौशाम्बी, मेवाड़ मुकुट बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, अमेठी, कुशीनगर, श्रावस्ती। जय सुभाष लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, ललितपुर। मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, शामली, अमरोहा, संभल, कर्ण, महोबा, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, हाथरस, कासगंज, करमवीर, भरत, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं, भदोई, चंदौली, औरैया, तुमुल, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, कन्नौज। तो ये कुल मिला के 9 खंड काव्य हैं। जितने अनुदानित जिले दिए गए हैं उन्हीं जिलों में ये आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुभाष खंड काव्य की, तो ये लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, ललितपुर, इतने ज़िलों के अलावा और किसी ज़िलों में नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको बहुत आसानी से याद कर लेते हैं और इसमें से हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता। केवल 1 से 2 सर्ग हम अगर याद कर लेते हैं तो हमारा खंड काव्य बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। आगे हम बात करते हैं तो हमें एक पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र हो सकता है, किसी जल विभाग या फिर रेल विभाग को पत्र लिखने के लिए आता है, निबंध आता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं 70 नंबर तैयार होते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए व्यूजर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।